नमस्कार दोस्तों, विजय एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करेंगे साझेदारी और संयुक्त हिंदू परिवार में क्या अंतर होता है, उनके व्यवसाय में क्या अंतर होता है, इस पर डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए साझेदारी का मतलब क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो लोग जैसे ए और बी। अब ए और बी कोई भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए दो लोग क्या हैं, ये आपस में दोस्त थे और ये दोनों मिलकर के सोचा कि चलिए आप एक काम करते हैं। और उन्होंने, जैसे मैंने आपको एक समझाया था इससे पहले भी एग्जांपल, कि उसमें हमने क्या समझा था कि जो इनका एक ऑनलाइन बिजनेस ऑफलाइन बिजनेस था, फिर एक और नई शॉप लेना चाहते थे और वो ऑनलाइन करना चाहते थे, तो ये भी हो सकता है। या कोई एक नया व्यापार भी कर सकते हैं। तो ए और बी जो है, एक क्या हो सकते हैं, एक दोस्त भी हो सकते हैं। दोनों दोस्त भी हो सकते हैं आपस में, या नॉर्मली संबंध हो सकता है। और जब ये दोनों लोग मिल करके कोई नया व्यापार करें या कोई काम करना चाहें जिसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना होगा, तो इन दोनों के बीच एक एग्रीमेंट होगा। तो ये जो दोनों लोग मिल करके काम कर रहे हैं, इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा साझेदारी। बट अगर कोई काम कब किया जाए, जैसे मान लीजिए आप हैं, ये आप हैं, ये क्या है, ये हैं आप और ये हैं आपके पापा। ठीक है, ये हैं आपके पापा, इसमें क्या रहना, आपके एक और भाई हैं, वो भी हैं। तो ये सब जब आप सब लोग मिल करके काम करें, मतलब जिसमें आप हैं, आपके पापा हैं, आपके भाई हैं और सब एक ही फैमिली के हिस्से हैं, और जब सब लोग मिल करके काम कर रहे हैं, जिसमें आप हैं, आपका भाई है और आपके पापा हैं, या और भी लोग हैं, वो सब लोग मिल करके काम कर रहे हैं। बट ये है कौन, जो सब लोग मिल करके काम कर रहे हैं, ये सारे लोग ये एक ही फैमिली से रिलेटेड है, मतलब एक ही परिवार के सदस्य हैं। तो जब ये सभी लोग मिलकर के काम करते हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहां पर कवर किया जाता है, तो इसे कहा जाता है जॉइंट हिंदू फैमिली। क्या कहा जाता है इसे, जॉइंट हिंदू फैमिली। और ये जब सब लोग मिलकर के काम करते हैं, तो इसमें क्या उद्देश्य होता है, तो देखिए सब लोग व्यापार परिवार अगर कोई काम कर रहा है, तो उसका उद्देश्य क्या है, अल्टीमेटली देखिए प्रॉफिट कमाना तो उद्देश्य है। पर आपस में इनका उद्देश्य क्या होता है, कोई भी परिवार जब साथ में मिलकर के कोई काम करता है, तो उनका प्रॉफिट कमाना तो मोटिव होता है, यहाँ भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में भी। बट मेन पर्पस क्या होता है, ताकि सब लोग मिलकर के काम करें, सब लोग एक दूसरे का सहयोग करें। जो बड़े लोग होते हैं वो जिम्मेदारियां संभालते हैं। मतलब आज भी जैसे अगर हमारे घर में, इसको इस प्रकार से आप समझिएगा जॉइंट हिंदू फैमिली को, कि जो भी हमारे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, जैसे जो दादा हुए या जो दादाजी हुए, तो वो क्या होते हैं, वो परिवार के मुखिया होते हैं, मेन होते हैं। आज भी वो बड़े डिसीजन कौन लेते हैं, उनके सलाह से या उनके कहने से लिए जाते हैं। तो बिल्कुल वही का वही कंसेप्ट जॉइंट हिंदू फैमिली में लॉ में भी बताया गया है, कि जो मेन व्यक्ति होता है उसको कर्ता कहते हैं, और वही क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देखिए जो मेन व्यक्ति है, जैसे अगर हम इसे कहें कि दादाजी, जैसे दादाजी जो सबसे प्रमुख है वो करता है, तो अब दादाजी का मेन पर्पस क्या है, क्या दादाजी का ये पर्पस है कि सारा पैसा मेरे पास ही रहे, सब कुछ मेरे अंडर में ही रहे, और जो मेरे मेरे फैमिली मेंबर है उन्हें कुछ ना मिले? नहीं, उनका उद्देश्य तो क्या है कि जो हमारे बच्चे हैं या जो हमारे बेटे हैं या उनके जो नाती पोते हैं, वो सब भी क्या रहे, अच्छे से खुश रहें, और उनके लिए मैं ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाऊं, ये वाली बात है। तो इस कंसेप्ट को आप ध्यान में रखिएगा जब भी जॉइंट हिंदू फैमिली पढ़ें, या आप जब हम यहाँ पर समझेंगे, तो इस कंसेप्ट को आप ध्यान में रखिएगा कि जो करता है वो कौन है, वो घर के दादाजी। तो अब उस कंसेप्ट से जब आप इस पूरे जॉइंट हिंदू फैमिली को हम रखते हैं ना, तो हमें समझ में आता है कि जो भी लॉ भी बनाया गया है उसको भी इसी प्रकार से डिफाइन किया गया है। क्योंकि जब फैमिली में कोई भी व्यापार होता है, तो उसका मेन उद्देश्य प्रॉफिट कमाना तो होता है आउटसाइडर से, पर आपस में क्या होता है, अच्छे सहयोग से काम करें, सब ईमानदारी से काम करें, और ज्यादा से ज्यादा क्या हो, हमारे परिवार को लाभ हो, हमारा परिवार का जो व्यापार है वो बढ़े। ठीक है। और इसके अलावा जो हमारी साझेदारी होती है, साझेदारी में तो क्या होता है, दो लोग मिलते हैं, वो किसी काम को करना चाहते हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है, प्रॉफिट कमाना होता है, और इसके लिए वो क्या करते हैं, एक व्यवसाय चुनते हैं, और फिर क्या करते हैं, एक एग्रीमेंट करते हैं। अब एग्रीमेंट कैसा भी हो सकता है, या तो वो कैसा हो सकता है, या लिखित हो सकता है, या मौखिक हो सकता है, किसी भी तरह का वो एग्रीमेंट में इंटर होकर के पार्टनरशिप कर सकते हैं। ठीक है। तो बस यही अंतर आएगा, अब हम इसे समझते जाएंगे। तो देखिए साझेदारी को किससे गवर्न किया जाता है, तो साझेदारी को जो गवर्न किया जाता है, मतलब जो इसके ऊपर अप्लीकेबल एक्ट होता है, वो कौन सा होता है, तो भारतीय साझेदारी अधिनियम लागू होता है। कौन सा, 1932 द्वारा ये शासित और नियंत्रित होता है। मतलब किसके द्वारा गवर्न होती, सारे जो एक्ट अप्लीकेबल होता है साझेदारी के ऊपर, वो कौन सा एक्ट अप्लीकेबल होता है, तो वो होता है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। जबकि ज्वाइंट हिंदू फैमिली, संयुक्त हिंदू परिवार पर कौन सा एक्ट लगता है, तो यह हिंदू अधिनियम 1955 एवं 1958 द्वारा क्या होता है, शासित और नियंत्रित होता है। मतलब इसके ऊपर कौन सा एक्ट अप्लीकेबल होगा, तो हिंदू अधिनियम अप्लीकेबल होगा। किसके ऊपर, ज्वाइंट हिंदू फैमिली के ऊपर अप्लीकेबल होगा।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बात की जा रही है एग्रीमेंट, मतलब ठहराव या एग्रीमेंट कोई होता है क्या, तो हमने कहा है कि हाँ, साझेदारी में एक एग्रीमेंट होता है। चाहे वो कैसा एग्रीमेंट हो सकता है, वो लिखित भी हो सकता है और कैसा हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है। तो बस यही साझेदारी के संबंध में एक सामान्य नियम यह है कि साझेदारी का जन्म कैसे होता है, ठहराव से होता है, मतलब एक एग्रीमेंट होना चाहिए। तो और समापन भी कैसे होता है, मतलब जो इसका क्रिएशन होता है वो भी कैसे होता है, एग्रीमेंट से होता है, और जो इसका समापन होता है वो भी कैसे होता है, ठहराव से ही होता है। अर्थात निर्माण लिखित और मौखिक अनुबंध द्वारा किया जा सकता है। कैसे अनुबंध से किया जा सकता है, लिखित और मौखिक। अब देखिए जब फैमिली की बात की जाएगी जॉइंट हिंदू फैमिली में, तो क्या जॉइंट हिंदू फैमिली जो हमारी फैमिली होती है, क्या आपस में आज जो हमारे पापा से हमारा रिलेशन है, या हमारे चाचा जी से जो हमारा रिलेशन है, या जो हमारा दादाजी से रिलेशन है, क्या कोई एग्रीमेंट करा था हमने हमारे दादाजी से, हमारे नहीं। हमारे पापा या हमारे दादाजी वो कैसे बने, जैसे ही हमने परिवार में जन्म लिया हम उसके सदस्य बन जाते हैं। या कोई भी नया बच्चा जब जन्म लेता है परिवार में, वो क्या होता है, वो परिवार का हिस्सा बन जाता है। तो बस लॉ ने भी इसी को बात को कहा है, ठीक है, कि यहाँ व्यवसाय का निर्माण कैसे होता है, अनुबंध से ना होकर स्थिति जन्य होता है। अब स्थिति जन्य मतलब सिचुएशन क्या होती है कि जैसे ही कोई बच्चा परिवार में जन्म लेता है तो वो क्या होता है, वो सदस्य बन जाता है। तो बस ज्वाइंट हिंदू फैमिली में कोई नया फैमिली का सदस्य कैसे बनता है, जैसे ही वो उसे बर्थ लेता है वैसे ही हो जाता है। तो बस यही बात एक्ट में भी लिखी है, अर्थात बच्चे के जन्म के साथ ही होता है, मतलब जैसे ही कोई बच्चा नया जन्म लेता है उसमें उसको ऐड कर लेते हैं। अब आ जाएगा सदस्यों की संख्या पर। तो क्या कोई फैमिली की बात करें, अभी हम साझेदारी से पहले एचयूएफ पर बात करते हैं कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली पे, तो क्या कोई रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि 10 ही लोग एक फैमिली में होना चाहिए, नहीं। ये तो किस पर डिपेंड करता है कि वहां पर कितने लोग नए जुड़ रहे हैं, कितने लोग बच्चों का जन्म हुआ है, तो इस प्रकार से कितने लोग हैं उसमें और उनके कितने बच्चे हैं, इस प्रकार से डिसाइड होगा ना हायरार्की पूरी फैमिली की। कि मान लीजिए एक दादाजी थे, उनके 4-5 लड़के थे, है ना, फिर उनके बच्चे होंगे, फिर उनके बच्चे होंगे, तो ये फैमिली कितनी बड़ी हो जाएगा, ये फैमिली ट्री बहुत बड़ा हो जाएगा। कि जैसे मान लीजिए एक दादाजी थे, उनके 6 बच्चे थे, अब उनके भी अगर 6-6 बच्चे होंगे तो फिर इस फैमिली ट्री में हर के एक 6-6 होंगे, तो सोचिए कितनी बड़ी फैमिली ट्री हो जाएगी ये। तो इसलिए लॉ इसको रोक ही नहीं सकता था ना, क्योंकि आपके हाथ में थोड़ी ना है किसी के फैमिली को रोक पाना, लॉ का ये पूरी तरह से इनलीगल हो जाएगा, है ना। तो इसलिए मतलब ये सही भी नहीं होगा, तो इसलिए हिंदू फैमिली में यहाँ पर भी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया। जबकि साझेदारी एक लॉ की बॉडी है, मतलब इसमें क्या हो रहा है, लोग मिल मिल करके इसमें जुड़ रहे हैं, तो इसमें एक रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है कि हाँ, अगर साझेदारी में आपको व्यापार करना है तो फिर इतनी लिमिट रखिए, इससे ज्यादा लोग अगर आपको रखने हैं साझेदारी में तो फिर साझेदारी ना होकर के आप क्या करिए, उसको फिर कंपनी में चेंज कर लीजिए, ठीक है। तो पार्टनरशिप शुरू में बनाई जाती है लोगों के द्वारा, और जब उनका स्तर बहुत बड़ा हो जाता है या व्यापार बहुत बड़ा हो जाता है तो फिर क्या करते हैं, वो साझेदारी को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, कंपनी में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसकी भी एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होती है, जो पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप फर्म किस में कन्वर्ट हो जाती है, कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, कंपनी बन जाती है फिर वो, तो उसकी एक अलग प्रोसेस है, ठीक है। तो वो अपने सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो इसलिए उसको डिस्कस नहीं कर रहे। तो समझ में आया, तो इसलिए पार्टनरशिप पर क्या लगाई गई, लिमिट लगाई गई। तो अब सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो पार्टनरशिप में मिनिमम कितनी होती है, पार्टनरशिप में मिनिमम 2 होती है और मैक्सिमम कितनी होती है, 50 होती है। आईएमपी पॉइंट है, ऑलवेज ये आईएमपी पॉइंट है ना। कभी भी अगर एग्जामिनर को एक सीधा क्वेश्चन पूछना होगा तो वो ये पूछ सकते हैं, तो मैक्सिमम कितनी होगी, 50 होगी, और मिनिमम कितनी होगी, मिनिमम 2 होगी, ठीक है। एक वैध साझेदारी व्यवसाय के लिए कम से कम 2 और अधिक से अधिक कितने सदस्य होना चाहिए, तो अधिक से अधिक 50 सदस्य होना चाहिए। संयुक्त हिंदू परिवार में व्यवसाय की अधिकतम संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अब कोई प्रतिबंध क्यों नहीं है, उसका मैंने लॉजिक समझाया कि देखिए कितने बच्चे रहेंगे और उसमें कितने नए सदस्य जुड़ेंगे, ये किसी गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया ही नहीं जा सकता है ना, क्योंकि हमारा एक लिबरल देश है, एक लिबरल एक्ट है, मतलब यहाँ पर आपको व्यक्ति के जीने के उसके ढंग पर आप सवाल नहीं उठा सकते, उस पर रोक नहीं लगा सकते। जैसे चाइना में लिमिट थी कि आपके इतने ही बच्चे होना चाहिए, तो इस प्रकार से यहाँ पर वो हायरार्की डिसाइड कर पाना ही अपने आप में एक चैलेंजिंग है। तो गवर्नमेंट ने इसमें क्या करा, कोई भी नियम नहीं है कि कोई भी निर्धारित नहीं करिए कितने भी लोग एक एचयूएफ में हो सकते हैं, ठीक है। अब क्या हमारी फैमिली है, जो दादा दादी जी हैं या ये हैं, हमारी पूरी फैमिली है, क्या उसका कंपलसरी हम कहीं रजिस्ट्रेशन कराते हैं सरकार के पास जाकर कि नहीं ये एचयूएफ है, इसका कंपलसरी आप रजिस्ट्रेशन करिए, हमारी पूरी फैमिली नहीं। तो व्यवसाय भी जब एचयूएफ में किया जाता है ना, तो उसका भी पंजीकरण कराने का कंपलसरी नहीं है, आपको कराना है तो करा सकते हैं। तो इसलिए उसको भी कंपलसरी नहीं रखा गया कि जब आप संयुक्त हिंदू फैमिली में क्या कर रहे हो, व्यवसाय कर रहे हो, संयुक्त हिंदू फैमिली में व्यवसाय कर रहे हो, तो इसका पंजीयन कराना आवश्यक नहीं है। मतलब इसमें सब फैमिली मेंबर मिलकर के क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं,
फैमिली मेंबर मिलकर के सारे के सारे लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, तो इसमें अनिवार्य नहीं है। ठीक है, साझेदारी में भी अनिवार्य नहीं है, बट अगर आपको थर्ड पार्टी पर क्या लगाना हो, केस लगाना हो, थर्ड पार्टी पर केस लगाना हो, तो आपको इसमें पंजीकरण क्या होता है, अनिवार्य होता है। तो पढ़ लेते हैं इसको कि रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म। साझेदारी में व्यवसाय का पंजीकरण कराना आवश्यक नहीं होता है, परंतु साझेदारों तथा तृतीय पक्षकारों के विरुद्ध वाद दायर करने के लिए पंजीकरण कराना आवश्यक होता है। मतलब क्या करेगा, फर्म जो है, फर्म अगर किसी के ऊपर अगर आपको केस लगाना है साझेदारों पर, परंतु साझेदारों पर तथा तृतीय पक्षकारों पर अगर क्या दायर करना हो, केस दायर करना हो, तो पंजीकरण कराना क्या होता है, आवश्यक होता है। लौकिक लीगल रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब समझ लेते हैं कि क्या मतलब हुआ इसका। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए एक फर्म है, ये साझेदारी फर्म है ना, ये साझेदारी फर्म है, एक मिनट, ये साझेदारी फर्म है। अब इसमें क्या हुआ, ये फर्म जो है इसमें इसने पंजीकरण नहीं कराया, इसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, ये एक थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी जिसका नाम क्या है, ये एक पर्सन है, राहुल, है ना, ये राहुल एक पर्सन है। तो अब ये राहुल को कोई इन्होंने क्या खरीदी थी, इन्होंने गुड्स खरीदी थी। गुड्स क्या खरीदी थी, ये इन्होंने एक प्रोडक्ट खरीदा था, इनको ये प्रोडक्ट समझ नहीं आया, तो इन्होंने क्या करा, राहुल ने इस फर्म के ऊपर कोर्ट में जाकर के क्या कर दिया, केस फाइल कर दिया कि जो मुझे ये गुड्स दी गई है, ये गुड्स दी गई है, ये बहुत खराब क्वालिटी की है, और इन्होंने दायर कर दिया इस फर्म के ऊपर केस। ठीक है, ये फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है, तो क्या ऐसा किया जा सकता है, हाँ, राहुल केस दायर कर सकता है। तो राहुल ने केस दायर कर दिया, अब फर्म उसके खिलाफ केस लड़ेगी कोर्ट में। तो ये बात तो समझ में आ गई। अब क्या हुआ, अब फर्म ने भी ये माल कहीं ना कहीं से खरीदा होगा, ये वाला प्रोडक्ट, आगे कंपनी क्या कर रही है, ट्रेडिंग कर रही है, तो कहीं ना कहीं से इन्होंने भी खरीदा होगा। तो इन्होंने जिससे खरीदा था उसका नाम था मोहन। अब मोहन जी से इन्होंने खरीदा क्या, एक ये प्रोडक्ट खरीदा था इन्होंने, और इसको ये आगे सेल करा था इन्होंने। तो अब फर्म चाहती है कि अब भैया ये गलती किसकी, अल्टीमेटली मोहन ने इनको गलत माल दिया, और वही माल इन्होंने राहुल को दिया था, तो अल्टीमेटली गलती तो ये मोहन जी की थी जिन्होंने ये हमें गलत प्रोडक्ट दिया। तो क्या फर्म अब मोहन जी पर केस दायर कर सकती है, मोहन जी पे केस दायर कर सकती है क्या, तो मोहन जी पे केस दायर नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है, क्योंकि फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं है, फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं है, इसलिए फर्म क्या है, मोहन जी पर केस दायर नहीं कर सकती, क्योंकि मोहन जी क्या है, थर्ड पार्टी है, दूसरा पक्षकार है, तीसरा पक्षकार है, तो इस पर ये क्या नहीं कर सकती है, केस दायर नहीं कर सकती। पर तीसरा पक्षकार फर्म के ऊपर केस दायर कर सकता है। मतलब अगर फर्म को किसी के खिलाफ केस दायर करना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसको क्या कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो नॉर्मली अगर कोई साझेदारी, इसलिए एक नियम है, नियम क्या है, मतलब एक बना हुआ नियम है कि अगर कोई साझेदारी फर्म में व्यापार करते हैं, किसमें करते हैं, साझेदारी में व्यापार करते हैं, तो नॉर्मली वो क्या करते हैं, नॉर्मली वो रजिस्ट्रेशन करा कर करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उसकी एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो केस ही नहीं लगा सकते जेन्युइन चीजों पर भी, तो इसलिए नॉर्मली अगर कोई साझेदारी में व्यापार करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो केस लगा कर करते हैं। ओके, समझ में आई बात। तो ये थर्ड पर्सन की बात ये है। अब देखिए स्त्री पुरुष, तो साझेदारी व्यवसाय में कोई भी बन सकता है साझेदार, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों ही सदस्य होते हैं और दोनों ही साझेदार हो सकते हैं। मतलब सदस्य और साझेदार दोनों हो सकते हैं, दोनों प्रॉपरली पार्टनर बन करके अपना व्यापार में पार्टिसिपेशन भी कर सकते हैं। तो फर्म में ऐसा कुछ नहीं, आप मेल हो या फीमेल हो उससे कोई दिक्कत नहीं। बस संयुक्त हिंदू परिवार में स्त्रियों के सदस्य होने पर क्या है, प्रतिबंध है। केवल इसमें कौन होते हैं, इसमें कौन सदस्य होते हैं, तो इसमें केवल पुरुष सदस्य को ही हो सकते हैं। मतलब कौन सदस्य होते हैं, इसमें केवल पुरुष ही क्या हो सकते हैं, इसके सदस्य हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आईएमपी पॉइंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब देखिए ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य, फर्म बना ही क्यों रहे हैं हम, व्यापार का उद्देश्य क्यों होता है, तो साझेदारी फर्म कोई बनाता ही क्यों है, क्योंकि उसका उद्देश्य क्या है, प्रॉफिट कमाना। तो साझेदारी व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना और उसे आपस में बांटना होता है, कि हम लाभ कमाएंगे और आपस में बांटेंगे। इसी प्रकार के व्यवसाय में ऐसा कोई उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य नहीं होता। मतलब अगर कोई फर्म में एचयूएफ में काम कर रहे हैं तो उनका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या होता है, क्या प्रॉफिट ही कमाना उद्देश्य होता है, इस प्रकार का ही मुख्य उद्देश्य होता है, तो नहीं, ऐसा कोई मुख्य उद्देश्य नहीं होता है, इनका उद्देश्य ये नहीं होता है। ठीक है, जो 7th नंबर का पॉइंट है, ये आईएमपी पॉइंट है, इस पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, दोनों ही तरफ, मतलब साझेदारी फर्म में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और एचयूएफ में भी ये क्वेश्चन ड्राफ्ट एग्जामिनर द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि दोनों ही तरह आईएमपी है। तो देखिए अवयस्कों को क्या हम साझेदार बना सकते हैं, तो देखिए अवयस्क का मतलब क्या होता है, माइनर का मतलब ये होता है, माइनर उसको हम कहेंगे, माइनर किसको कहा जाता है, तो माइनर उस बच्चे को कहा जाता है या अवयस्क उसको कहा जाता है जिसकी उम्र क्या हो, 18 साल से कम हो, है ना, 18 साल नहीं हुई हो। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट
है ना। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 है ना। कौन सा अनुबंध है? 1872। भारतीय अनुबंध अधिनियम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है और उसका सेक्शन क्या है? उसका सेक्शन है 1872। तो इसमें 1872 में है, मतलब एक्ट का नाम है 1872 भारतीय अनुबंध अधिनियम। तो इसमें क्या बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति कब कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए योग्य होगा? जब वो मिनिमम क्या हो? वो मेजर हो, मतलब वो वयस्क होना चाहिए। तो माइनर क्या है? माइनर अनुबंध करने के लिए ही योग्य नहीं है। माइनर क्या कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? तो माइनर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकता, ये बात है। तो इसलिए, और जबकि हमने क्या कहा है कि साझेदारी में, साझेदार जब कोई बनता है, कोई साझेदारी फर्म में साझेदार बनता है, साझेदारी बनाई जाती है, तो उसमें क्या होता है? आपस में, जैसे मैंने कहा था ना, ए और बी आपस में क्या करेंगे? आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। चाहे वो कैसा होता है? या तो वो रिटर्न होता है या वो ओरल होता है, मतलब या तो मौखिक होगा या वो लिखित होगा। बट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है कि केवल वयस्क ही कर सकता है। तो माइनर तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकता, मतलब ना तो वो ओरल वाला कर सकता है, ना ही वो रिटर्न वाला कर सकता है। इसलिए साझेदारी में माइनर को क्या करा जाता है? साझेदार नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता? क्योंकि उसकी उम्र ही 18 साल से कम है और वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए योग्य नहीं है, तो इसलिए उसको साझेदार नहीं बनाया जा सकता। ये नियम है। अब क्या होता है, कई बार इसका एक बार और कंसेप्ट समझ लेते हैं कि देखिए कई बार दिक्कत क्या आती है कि जैसे तीन लोग थे, ए, बी और सी। तीनों लोग ईमानदारी से अपना साझेदारी व्यापार कर रहे थे। अब किसी कारण से, अभी जैसे कोविड आया, तो कोविड में क्या हो गया? बी जो मिस्टर बी थे, उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई, है ना, कोविड के कारण। अब ए और सी को लगा कि नहीं यार, जो हमारा बी पार्टनर था वो बड़ा ईमानदार था, उसने बहुत अच्छे से काम करा और आज हम सबने मिलकर के इस साझेदारी को इतना अच्छा आगे बढ़ाया है। तो जो बी के बच्चे हैं, मतलब मिस्टर बी के बच्चे का नाम था, जैसे मान लीजिए आर, राहुल। तो अब उन्हें लगा कि यार राहुल को हमें पार्टनर बना लेना चाहिए। बट राहुल की उम्र कितनी है? अभी राहुल बहुत छोटा है और उसकी उम्र कितनी है? उसकी उम्र है 15 वर्ष, है ना। तो ये भी एक कारण है। तो अब क्या राहुल को पार्टनर बनाया जा सकता? नहीं बनाया जा सकता। तो इसलिए ये पार्टनर ही नहीं बनेगा। तो फिर क्या करा गया? लॉ में कई बार इस प्रकार का एक्सेप्शन डाला गया। क्या डाला गया? कि कभी कोई की जेन्युइनली उसको साझेदारी में उसको पार्टनर बनाने की इच्छा है, बट ये कैपेबल ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो एक्सेप्शन क्या डाला गया कि अगर किसी माइनर को आपको पार्टनरशिप में पार्टनर बनाना है तो बना सकते हो। बट किसके लिए बना सकते हो? केवल किसके लिए बना सकते हो? तो केवल प्रॉफिट के लिए। किसके लिए बनाया जा सकता है? केवल प्रॉफिट के लिए। मतलब अगर कोई माइनर साझेदारी में साझेदार बनता है, क्या माइनर अवयस्क, तो वो केवल किसके लिए बनेगा? वो केवल प्रॉफिट के लिए बनेगा। मतलब कंपनी, अगर फर्म प्रॉफिट कमाएगी तो उसमें हिस्सा होगा इस माइनर का। बट अगर लॉस हुआ, क्या हुआ? हानि हुई, तो उसमें इस माइनर को कोई भी हिस्सा नहीं होगा, मतलब केवल प्रॉफिट होगा तो ही इसके लिए दिया जाएगा। तो इस एक्सेप्शन के साथ ये लॉ में रूल लाया गया, नियम लाया गया। तो सामान्यतः साझेदारी में अवयस्कों को साझेदार नहीं बनाया जा सकता। अब क्यों नहीं बनाया जा सकता? क्योंकि वो एक अनुबंध करने के योग्य ही नहीं होता है। परंतु अन्य सभी मतलब बाकी सारे साझेदार वो हों, जैसे ए और सी क्या हों? एग्री हो कि ठीक है, बी के बच्चे को हम बना लेते हैं, आर को साझेदार, की सहमति से साझेदारी में लाभों के लिए सम्मिलित किया जा सकता है। अब लाभों के लिए सम्मिलित क्यों किया जा सकता है? क्योंकि जेन्युइन रीजन था, जैसा मैंने बताया। तो इस प्रकार के कई जेन्युइन रीजन थे, तो एक्ट में क्या डाला गया? ये एक्सेप्शन डाला गया कि प्रॉफिट के लिए आप बना सकते हो अवयस को। क्यों ऐसा डाला गया? क्योंकि कोई इसका गलत उपयोग नहीं कर ले। कल से आप अगर ये एक्सेप्शन नहीं डालते तो बच्चे को भी एक बना लेते, एक 10 साल के बच्चे को बना लेते, उसके माँ बाप नहीं है और उनको आपने क्या करा? साझेदारी में बना लिया। अब ये बड़े लोग हैं, इनको तो पूरा ज्ञान है व्यापार का, इस छोटे से बच्चे को, 15 साल के बच्चे को क्या ही ज्ञान होगा? तो कहीं ना कहीं इसके पास जो पैसे बचे हुए हैं या जो इसके पास संपत्तियां बची हैं अपने पापा के पास से, अपने जो लोग हैं उनके पास से जो इसके पास संपत्तियां बची हैं, लोग इसका गलत फायदा नहीं ले लें इससे। क्योंकि आपने देखा होगा कि साझेदारी में क्या होता है? अनलिमिटेड दायित्व होता है। तो इस प्रकार की कोई गलती करके इस बच्चे के साथ कहीं ना कहीं अन्याय ना हो जाए कि लॉस बहुत करा दिया गया किसी ना किसी कारण से और उसमें फिर इसको हिस्सा दे दिया तो इसके पास कुछ बचे ही ना। तो इस प्रकार की इसके साथ गलत ना हो जाए, तो सरकार ने क्या करा? एक एक्सेप्शन डाला कि भैया अगर आपको इतना ही जरूरत है किसी बच्चे को अपना साझेदार बनाने की तो बनाइए, पर वो किसके लिए बनेगा? केवल प्रॉफिट के लिए। मतलब अगर आपकी फर्म में प्रॉफिट होगा तो आप उसको हिस्सा दे देना, बट अगर लॉस होगा तो लॉस आप ही रखिए, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन के साथ इसमें लाया गया। अब HUF, हमारी जो संयुक्त हिंदू परिवार होता है, अब संयुक्त हिंदू परिवार में क्या ऐसा जरूरत है? संयुक्त हिंदू परिवार में अब क्या परिवार का सदस्य कोई बच्चा बनेगा तो वो कब बनेगा? HUF, आप ये सोचिए एक फैमिली में एक बच्चा, उसका सदस्य कैसे बनता है? जैसे एक
अब कोई बच्चा, दादाजी का बच्चा कोई भी, या कोई भी बच्चा कब अपने दादाजी को दादाजी बोलने का हकदार रखता है? जैसे ही वो जन्म लेता है। बिल्कुल, हम उसको सदस्य अपना किस दिन मान लेते हैं? जैसे ही वो जन्म लेता है, उसको वो सदस्य बन जाता है, फैमिली का सदस्य बन जाता है। तो बस वही की वही नियम यहाँ पर भी लिखा गया है कि अगर एचयूएफ में कोई व्यवसाय भी हो रहा है और उसमें कोई बच्चा जन्म लेता है, तो जैसे ही वो जन्म लेगा, वो क्या हो जाता है, उस फैमिली का हिस्सा हो जाता है ना। तो बस इस एचयूएफ लॉ में भी उसको यही रखा गया कि जो बच्चा जैसे ही जन्म लेगा, वो वैसे ही क्या हो जाएगा, उसका सदस्य बन जाएगा। यही बात यहाँ पर भी रखी गई कि इनमें से नए सदस्य संतान के जन्म लेने के तुरंत बाद क्या होता है, सदस्य बन जाता है। तो इसलिए अवयस्क भी है, अगर कोई क्या है, माइनर भी है, तो भी वो क्या हो जाएगा, सदस्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, एचयूएफ की बात की जा रही है। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन अगर ये इस पर पूछा जाएगा, तो एग्जामिनर क्या पूछ सकता है? एग्जामिनर ये पूछ सकता है आपसे कि एक अवयस्क को हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या अवयस्क को साझेदार बनाया जा सकता है ना? या इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसमें अवयस्क को साझेदार बनाया जा सकता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, लाभों के लिए दे देंगे तो वो किसके लिए बनाया जा सकता है। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि वो कहां पर एचयूएफ में बन सकता है, कैसे बन सकता है, एक अवयस्क भी बन सकता है ना, साझेदार। बट अगर पार्टनरशिप फर्म की बात की जाएगी तो किसके लिए किया जाएगा, केवल प्रॉफिट के लिए ही उसको सदस्य बनाया जा सकता है। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 8 पर, तो क्या बोलते हैं, उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी की होती है। साझेदारी व्यवसाय में प्रत्येक साझेदारी फर्म तथा अन्य साझेदारों का क्या होता है, एजेंट होता है। मतलब एक साझेदार है, जो एक पार्टनर है, वो अन्य सभी साझेदारों का, जैसे ए बी सी ये तीन है, इनने तीन ने मिलकर के क्या बनाई, एक फर्म बनी हमारी। तो जो ए है वो ए बी और सी का तो क्या है, एजेंट है, साथ ही साथ फर्म का भी एजेंट है। ठीक है, क्या माना जाता है, फर्म का भी एक साझेदार, फर्म का और साथ ही साथ अन्य साझेदारों का भी क्या माना जाता है, एजेंट माना जाता है। और अन्य साझेदार भी साझेदारी फर्म के और बाकी साझेदारों के क्या माने जाते हैं, एजेंट माने जाते हैं। तो मतलब इस प्रकार का इन दोनों के बीच संबंध कौन सा होता है, तो एजेंसी संबंध होता है। ठीक है, एजेंट होते हैं तथा इनके कार्यों से फर्म और तीसरे पक्षकार क्या होते हैं, बाध्य होते हैं। मतलब अगर कोई मिस्टर ए कोई काम करते हैं तो तीसरा पक्षकार भी बाध्य होगा और साथ ही साथ फर्म भी बाध्य होगी। और ये दो जो लोग हैं हमारे पार्टनर है, बाकी पार्टनर, वो भी क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब ऐसा माना जाता है कि अगर कोई एक इंडिविजुअल पार्टनर ने कोई काम करा है ना, तो उसको ऐसा माना जाएगा कि उस फर्म ने काम करा है और ये दोनों लोग भी उसके उतने ही हकदार, जिम्मेदार है। ठीक है, क्यों ऐसा संबंध होता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, एजेंट होते हैं। संयुक्त हिंदू परिवार में प्रत्येक सदस्य एक दूसरे के क्या होते हैं, एजेंट भी नहीं होते और ना ही ये अपने कार्यों से क्या कर सकते हैं, व्यवसाय को, परिवार के व्यवसाय को क्या कर सकते हैं, बाध्य कर सकते हैं। इसमें कोई एजेंट होता है क्या, तो कोई भी एजेंट नहीं होता है। क्या ये किसी को बाध्य कर सकते हैं, तो ये बाध्य भी नहीं कर सकते। मतलब परिवार के काम को बाध्य नहीं कर सकते। केवल जो कर्ता होता है वही अपने कार्यों से बाकी सदस्यों को क्या कर सकता है, बाध्य कर सकता है। तो ये वाला पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि केवल जो कर्ता है उसके जो काम है वो ही क्या हो सकता है, उससे ही व्यक्ति बाध्य हो सकता है। तो केवल कर्ता ही अपने कार्यों से सदस्यों को क्या कर सकता है, बाध्य कर सकता है। कौन बाध्य कर सकता है, केवल कर्ता, है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 पर। पॉइंट नंबर 9 क्या बोल रहा है, कारोबार का संचालन, है ना, कारोबार का संचालन। तो देखिए, कारोबार का संचालन मतलब कौन कौन करे ना, बिजनेस को कंडक्ट करेगा। तो तीनों जो भी साझेदार है वो सारे साझेदार कर सकते हैं इसमें भाग। जैसे ए बी सी तीन साझेदार है तो तीनों लोग मिलकर के व्यापार कर सकते हैं। तो बस वही बात है इसमें। इसमें सभी साझेदार किसी विपरीत अनुबंध के अभाव में, मतलब अगर ऐसा एग्रीमेंट नहीं है कि केवल ए ही करेगा साझेदार का कंट्रोल या बी करेंगे तो ही करेंगे, नहीं तो अगर ऐसा कुछ भी एग्रीमेंट नहीं है तो सभी की सभी लोग क्या करेंगे, पूरा साझेदार का संचालन करेंगे। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कारोबार के संचालन में क्या ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं। मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्रॉपरली, अपना व्यापार में वो भी हिस्सा ले सकते हैं। इसमें व्यवसाय का संचालन का अधिकार केवल किसके पास होता है, कर्ता के पास ही प्राप्त होता है। किसके पास प्राप्त होता है, व्यवसाय का संचालन का अधिकार केवल कर्ता के पास हो सकता है। ठीक है, किसके पास होता है, कर्ता के पास होता है। कर्ता कौन, जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखने का मैंने आपको बताया कि कर्ता कौन होता है, जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है, जो सबसे सीनियर मोस्ट पर्सन होता है फैमिली में, उसको माना जाता है कर्ता। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए क्या बोला है, दादाजी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं मृत्यु का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ डेथ। ठीक है, तो इसका क्या बात करेंगे कि साझेदारी के अंतर किसी भी साझेदार की क्या हो जाती है, अगर वो मृत्यु हो जाता है, मतलब वो उसकी मृत्यु हो गई है या वो क्या हो गया, पागल हो गया है, होने पर क्या होता है, साझेदारी व्यवसाय का क्या हो जाता है, समापन हो जाता है। ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट पर क्वेश्चन एग्जाम में पिक किया जा सकता है कि अगर किसी भी मृत्यु का प्रभाव क्या होगा, तो अगर कोई साझेदार पागल हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, तो क्या हो जाता है, साझेदारी व्यवसाय का क्या हो जाता है, समापन हो जाता है।
इसमें सदस्य और कर्ता के पागल हो जाने से या मृत्यु हो जाने से व्यवसाय का समापन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखिए फैमिली है, फैमिली में अगर किसी कारण से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई या वो पागल हो गया तो जो बाकी लोग हैं वो क्या है ना, इसमें क्या करते हैं, उस व्यवसाय को कंटिन्यू करते रहते हैं। समझ में आई बात? तो ये है HUF का कि मृत्यु का इफेक्ट क्या होगा। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन इस पर पूछ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं लाइबिलिटी। तो देखिए लाइबिलिटी क्या होती है? तो लाइबिलिटी साझेदारी में कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है। साझेदारी में लाइबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है। ठीक है, नेचर ऑफ लाइबिलिटी, दायित्व की प्रकृति। साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों का दायित्व कैसा होता है? व्यक्तिगत होता है, मतलब पर्सनल होता है, और संयुक्त रूप से व्यवसाय की संपत्ति भी व्यवसाय के ऋण के लिए भुगतान करने के लिए उपयोग में लाई जा सकती है। मतलब उनकी जो पर्सनल एसेट है उसको भी यूज कर लेंगे हम व्यवसाय के लिए। ठीक है, दोनों प्रकार का होता है, अर्थात सभी साझेदारों का दायित्व क्या होता है? असीमित होता है। कैसा दायित्व होता है? असीमित। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। किसकी लाइबिलिटी होती है? सभी पार्टनर की लाइबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड, असीमित होती है। मतलब अगर ABC तीनों साझेदार है तो तीनों की कैसी दायित्व होगा? तीनों का दायित्व अनलिमिटेड होगा, तीनों अनलिमिटेड रूप से दायी होंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि उनकी पर्सनल असेट भी किसके लिए यूज की जा सकती है? उनकी पर्सनल असेट भी व्यवसाय के लिए, व्यवसाय के दायित्वों को चुकाने के लिए, साझेदारी फर्म के दायित्वों को चुकाने के लिए उपयोग में लाई जा सकती है। इसमें सदस्यों का दायित्व कैसा होता है? सदस्यों का जो दायित्व है वो कैसा होता है? सीमित होता है। कैसा दायित्व होता है? सीमित होता है। केवल कर्ता का दायित्व क्या होता है? असीमित होता है। ध्यान रखिएगा, जो इसमें सदस्यों का दायित्व क्या होता है? सीमित होता है, और कर्ता का दायित्व कैसा होता है? असीमित होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में दायित्व होता है, सभी साझेदारों का दायित्व असीमित होता है, कर्ता का दायित्व असीमित होता है, बाकी साझेदारों का दायित्व भी असीमित होता है, कर्ता का दायित्व सीमित होता है, बाकी साझेदारों का दायित्व असीमित होता है, कर्ता का दायित्व असीमित होता है, बाकी साझेदारों का दायित्व सीमित होता है। इस प्रकार का क्वेश्चन बनाया जा सकता है ना, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि केवल कर्ता का दायित्व क्या होता है? इसमें असीमित होता है, बाकी सभी का दायित्व सीमित होता है। प्रत्येक सदस्य परिवार की संपत्ति में अपने भाग तक के लिए ही क्या होता है? वो दायित्व होता है। मतलब जो उसका जितना रेशो है, जितना भाग है, उसी तक के लिए वो क्या होता है? लायबल होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है? व्यक्तिगत और संयुक्त, तो मैंने आपको बताया है व्यक्तिगत और संयुक्त, उसको एक बार और समझ लेते हैं कि व्यक्तिगत और संयुक्त दायित्व क्या होता है, 1 मिनट में। तो देखिए व्यक्तिगत और संयुक्त का मतलब क्या हो गया कि ABC 3 है। ठीक है, ABC 3 है और ये फर्म है इनकी, है ना, तीनों ने मिलकर के फर्म बनाई। तो अब फर्म के ऊपर कितना दायित्व था? तो देखिए इनके ऊपर लोन था कितना? 100 करोड़ का। ठीक है, और जबकि इनकी असेट कितनी थी? 50 करोड़ की। और इनकी पर्सनल असेट कितनी थी? इनके पास एक घर था, होम था, और वो कितने का था? वो 2 लाख का था, ये भी 2 लाख का था, और इनके पास कितने का था? तो इनके पास 70 लाख का था। अब क्या हुआ? अब चुकाना कितना इनको? देखिए चुकाना है 50 लाख। कितना चुकाना है? 50 लाख रुपए और चुकाना है। तो अब क्या होगा? ये व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से, मतलब तीनों को मिलकर के कितने पैसे के दायित्व चुकाना है? 50 लाख रुपए का चुकाना है, सामूहिक और व्यक्तिगत भी। अब सामूहिक मिलकर के कितने चुकाने हैं? 50। अब 50 भी रिकवर किए जाएंगे तो इनसे कितने मिले? 2 मिले, इनसे मिले 2, तो बाकी 46 जो लाख रुपीस है वो कौन पे करेगा? वो पे करेगा सी। ठीक है, तो ये किसकी दायित्व चुकाया जा रहा है? देखिए इनका घर बेच करके चुकाया जा रहा है, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है व्यक्तिगत दायित्व। और जब तीनों लोग मिलकर के चुकाने के लिए कितना दायित्व है? 50 लाख रुपए चुकाने के लिए, तो इसे कहा जाता है सामूहिक दायित्व। ठीक है, मतलब तीनों लोग ABC तीनों मिलकर के कितने चुकाने के लिए दायित्व है? 50 लाख रुपए चुकाने के लिए दायित्व है। अब फिर पर्सनली देखा जाएगा कि किससे कितना कितना लिया जा सकता है, तो ये हो जाएगा इनका व्यक्तिगत। तो ये होता है साझेदारी में, और साझेदारी में दायित्व कैसा होता है? अनलिमिटेड दायित्व होता है। समझ में आया पॉइंट? पूरा कंसेप्ट समझ में आया? चलिए बात करते हैं आगे। ठीक है, हिसाब किताब की मांगने का अधिकार। तो देखिए हिसाब किताब मांगने का अधिकार यहाँ पर बिल्कुल होगा साझेदारी में, क्योंकि सब लोग आपस में इसीलिए काम के लिए आए। तो प्रत्येक साझेदार का हिसाब किताब देखने और उसकी प्रतिलिपि लेने का क्या होता है? पूर्ण अधिकार होता है, फुल राइट होता है इनके पास कि ये क्या कर सकते हैं? देख भी सकते हैं और उसकी प्रतिलिपि ले सकते हैं। जबकि इसमें क्या होता है? कर्ता से कोई भी हिसाब किताब मांगने का, ना ही प्रतिलिपि लेने का किसी के पास क्या होता है? अधिकार नहीं होता। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए फैमिली में काम हो रहा है, इसमें काय में काम हो रहा है? फैमिली में काम हो रहा है, सब लोग मिलकर के काम हो रहे हैं। जो दादाजी हैं उनसे अगर करता, हम सीनियर मोस्ट मेंबर, मतलब मैं इसको दादाजी कह रहा हूँ, तो जो करता है उससे क्यों हिसाब नहीं लिया जा रहा है? देखिए फैमिली में काम हो रहा है, तो अब फैमिली मेंबर अगर कोई काम कर रहा है तो सबके इंटरेस्ट के लिए ही काम कर रहा होगा, जब भी तो फैमिली में सब लोग साथ में काम कर रहे हैं। फैमिली में काम करने का मतलब ही क्या है? कि आज भी लोगों का भरोसा है आपस में साथ में मिलकर के काम करने का। तो फिर वहां पर हिसाब किताब क्या मानना? मतलब इसको ऐसा देखा गया है कि गुड फेथ में काम किया जा रहा है। तो जब गुड फेथ में काम किया जा रहा है तो किसी से क्यों हिसाब मांगा जाए? क्या आप अपने दादाजी से हिसाब ले रहे हैं? तो अगर ऐसे ही है तो फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को हटा दिया जाए और सब अपने अपने असेट लेकर के अलग कर लें। तो इसीलिए यहाँ पर क्या रखा गया है कि कोई भी आप क्या नहीं मांग सकते?
हिसाब किताब नहीं ले सकते। तो उसको वैसे देखिए कि दादाजी से कौन हिसाब मांगेगा, है ना। तो इसलिए कर्ता से कोई भी हिसाब किताब नहीं मांग सकता और ना ही कोई प्रतिलिपि ले सकता है। उत्तराधिकारी, है ना। तो अब इसमें उत्तराधिकारी का आ जाते हैं वापस से कंसेप्ट। तो देखिए जब किसी साझेदार की क्या होती है, मृत्यु होती है, तो उसके उत्तराधिकारी को फर्म में लगी हुई संपत्ति, ख्याति, मतलब जो भी उसके जो पार्टनर था उसके जो भी उत्तराधिकारी था, जो भी सक्सेसर था, तो उनके जो मतलब बच्चे थे उनको क्या मिलेगी, तो उनको जो भी संपत्ति में हिस्सा था वो मिलेगा, जो गुडविल में हिस्सा था वो मिलेगा, और लाभ पाने का जो मतलब जो प्रॉफिट शेयरिंग था वो पाने का अधिकार होता है। किंतु यह आवश्यक नहीं है कि उनको क्या किया जाए, साझेदारी में सदस्य बनाया जाए। सदस्य कोई कब बनता है, नई साझेदारी में कोई को अगर नए व्यक्ति को साझेदार बनाना है तो क्या करना पड़ता है, हमको जो सभी साझेदार है, मतलब जो भी साझेदार है उनकी क्या लेनी पड़ती है, उनकी कंसेंट लेनी पड़ती है। अगर सभी साझेदार इसके लिए कंसेंट देते हैं तभी किसी साझेदार को हम क्या कर सकते हैं, इसमें ज्वाइन करा सकते हैं या साझेदार बना सकते हैं। इसमें प्रत्येक उत्तराधिकारी को परिवार के व्यवसाय में सहभागी होने का क्या होता है, उत्तराधिकार होता है। क्यों उत्तराधिकार होता है, क्योंकि जैसे ही कोई बच्चा जन्म लेता है वो किसका सदस्य बन जाता है, वो सदस्य बन जाता है, परिवार का सदस्य बन जाता है। तो जैसे ही कोई सदस्य हो जाता है वो अपने आप उसका वो राइट हो जाता है कि वो परिवार में क्या कर सके, हिस्सा मतलब उसमें पार्टिसिपेट कर सके। तो बस इसलिए यहाँ पर जैसे ही कोई बच्चा जन्म लेगा वो साझेदार हो जाएगा, और जैसे सदस्य बन जाएगा वो पार्टनरशिप, वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या कर सकता है, काम भी कर सकता है। इसके बाद करते हैं पॉइंट नंबर 14 पर, नई सदस्यता। अब नई सदस्यता के लिए क्या है, अगर आपको किसी को नए पार्टनर को बनाना है तो बस सहमति से बना सकते हैं। इसमें कोई भी सदस्य अन्य सभी साझेदारों की सहमति से ना तो निवृत्त हो सकता है, मतलब अगर आपको होना है तो आपको लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगी, और ना ही नए साझेदार का प्रवेश किया जा सकता है। मतलब जब तक अप्रूवल सभी साझेदारों की नहीं होगी तो ये दोनों ही काम नहीं किए जा सकते। इसमें नए सदस्य का प्रवेश स्थिति के आधार पर होता है। और स्थिति के आधार पर क्या होता है, जैसे ही यहाँ पर किसी को आप अपनी फैमिली में किसको कोई कब इंटर माना जाएगा, कोई भी आपकी फैमिली में जब वो क्या होगा, जन्म होगा, तो ये स्थिति के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है, स्थिति के आधार पर होता है। इसके बाद बोलते हैं व्यवसाय का भंग करना। व्यवसाय का भंग करना, तो देखिए शायद जब कोई फैमिली में हम काम कर रहे हैं, फैमिली में हम सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, साझेदारी फर्म के पहले मैं फैमिली पर बात कर लेता हूँ। तो अगर कोई फैमिली में काम कर रहे हैं और सब लोगों को काम साथ में नहीं रहना है, साथ में काम नहीं करना, तो क्या करते हैं हम, फैमिली में अगर होते हैं और सब लोग मिलकर के रहते हैं और फिर अलग अलग हो जाते हैं, तो क्या कहा जाता है, यही कहा जाता है ना कि मुझे मेरा हिस्सा दे दिया जाए। तो उन्हें उनका हिस्सा दे दिया जाता है, उनकी जो संपत्ति में प्रॉपर्टी में हिस्सा बनता है वो दे दिया जाता है। तो बस वही का वही बात यहाँ पर एक्ट में भी लिखी हुई है कि इसमें परिवार के व्यवसाय का तब तक भंग नहीं किया जा सकता जब तक कि व्यापार की संपत्तियों का बंटवारा नहीं हो जाता। मतलब सब लोग साथ में रहते हैं, पूरी प्रॉपर्टी एक साथ होती है। अगर आपको अलग अलग व्यवसाय करना है तो फिर क्या करो, जो भी प्रॉपर्टी होती है उसका क्या कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है। और इसी के साथ क्या हो जाता है, जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो कंसेप्ट होता है उसको भी क्या कर दिया जाता है, वो भंग हो जाता है। पूरा हमारा जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है वो समाप्त हो जाती है। कैसे समाप्त होती है, तो वो होती है बंटवारे के साथ। जैसे ही संपत्ति को बंटवारा कर दिया जाता है वो समाप्त हो जाती है। इसमें सभी साझेदार क्या कर सकते हैं, लिखित सूचना देकर के अपना साझेदारी को क्या कर सकते हैं, साझेदारी व्यवसाय को भंग कर सकते हैं। तो इसमें सारे काम कैसे होते हैं, सभी की अप्रूवल से होते हैं। बात समझ में आई, कंसेप्ट समझ में आया पूरा, है ना, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का। और इसका क्वेश्चन एग्जाम है, आईएमपी में क्वेश्चन पूछने के पूरे चांसेस होते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस टॉपिक को और अच्छे से समझ लीजिएगा पूरा एक बार। अब ये जिस कंसेप्ट से मैंने आपको आराम से समझाया इसको एक बार रिवाइज करिएगा, चीजें समझ में आ जाएंगी और बन जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।